So hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Aman Ali Ansari from GMC कोटा एंड इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे क्लम केस पैल्सी और पैरालिसिस के बारे में। ठीक है, तो आपको पता ही है पैरालिसिस क्या होता है। देखिए कोई भी मसल है वो मसल वॉल्यूंटरीली मूवमेंट नहीं कर पा रही है ना, अपन वॉल्यूंटरीली उस मसल को मूवमेंट नहीं करा पा रहे हैं, यानी वो मसल क्या हो चुकी है, पैरालाइज हो चुकी है। तो अब वो मसल वॉल्यूंटरीली क्यों मूवमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि उस मसल की जो नर्व सप्लाई है, ठीक है, उसमें क्या हुई, इंजरी हुई है। हो सकता है जो नर्व उसको सप्लाई करती है वो डैमेज हो गई है ना, तो क्या होगा उस केस में मसल पैरालाइज हो जाती है ना, तो उसे अपन कहते हैं पैरालिसिस। तो क्लम केस पैरालिसिस में क्या होता है ये इस वीडियो में अपन आज देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्लम केस पैल्सी में इंजरी जो है वो होती है लोअर ट्रंक में। लोअर ट्रंक इसका ब्रेकियल प्लेक्सस का, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ब्रेकियल प्लेक्सस में C5 C6 C7 C8 T1 ये रूट वैल्यूज़ होती हैं, और C8 और T1 मिलकर के बनाती है आपका लोअर ट्रंक। ठीक है, तो यहाँ देख लो जैसे ये हमारा C8 है और ये T1 है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा लोअर ट्रंक। ठीक है, दिस इज़ द लोअर ट्रंक। तो लोअर ट्रंक के फॉर्मेशन में अगर मैं बात करूं, T1 जो है मेनली पार्टिसिपेट करता है। मेनली कौन सा, T1। C8 वाला पार्शली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये दोनों तरफ, है ना। अब क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है, सिम्पैथेटिक गैंग्लियन। ये क्या है, सिम्पैथेटिक गैंग्लियन। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह से ये हमारा है लोअर ट्रंक C8 और T1 से बनता है। T1 मेनली पार्टिसिपेट करता है। अब देखो T1 का फंक्शन क्या है। ठीक है, T1 का क्या फंक्शन है, तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन T1 का क्या फंक्शन है। तो देखिए T1 जो है ये सप्लाई करता है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। ठीक है, अब कौन कौन सी इंट्रिंसिक मसल्स हैंड की, ठीक है, तो वो है हमारे पास लम्ब्राइकल्स एंड इंटरोशिया। ठीक है, लम्ब्राइकल्स एंड इंट्रोशिया ये हमारी क्या इंट्रिंसिक मसल्स हैं। अब ये कराती क्या है, लम्ब्राइकल्स इंट्रोशिया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्शन एट मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, यानी हमारा देखो दीज आर द मेटाकार्पल्स, दीज आर द मेटाकार्पल्स और दीज आर द फेलेंजेस, है ना। तो ये वाला जो जॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर ये फ्लेक्शन करवाती है। ठीक है, ये वाला दिस इज द फ्लेक्शन मूवमेंट, है ना। तो लम्ब्राइकल्स एंड इंट्रोशिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। यानी ये जो फेलेंजेस है इनके बीच में ये जो जॉइंट्स है, यहाँ पर क्या करवाती है, एक्सटेंशन। ठीक है, इनका क्या करवाते हैं, एक्सटेंशन करवाती है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा नॉर्मली T1 का क्या फंक्शन है। T1 सप्लाई करती है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को, जिसमें लम्ब्राइकल्स और इंट्रोशिया आ गए, और ये क्या करवाते हैं, फ्लेक्शन करवाते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट में एंड एक्सटेंशन करवाते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट में। ठीक है, ये तो इनका क्या है, नॉर्मल फंक्शन। बट अगर क्लम केस पैल्सी की बात करें तो क्लम केस पैरालिसिस में क्या हुआ, आपका T1 इंजर्ड हुआ। ठीक है, तो ये जब इंजर्ड होता है तो ये जो फंक्शंस है ना ये इसके रिवर्स हो जाते हैं, यानी ये करवा देगा एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्सटेंशन करा दिया, और जहाँ पर ये एक्सटेंशन करा रहा था वहाँ फ्लेक्शन करवाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्शन हो जाएगा एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ओके, तो ये T1 की इंजरी की वजह से हुआ। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पर अपन ने बोला कि यहाँ पर क्या है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ठीक है, तो देखिए अगर इस जगह अगर कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, इस पार्ट में, तो यहाँ पर तो अगर इंजरी हुई तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस सिंपैथेटिक गैंग्लियन के प्रॉक्सिमली यहाँ अगर कोई इंजरी हो जाए,
इस एरिया में, तो ऑब्वियसली सिंपैथेटिक गैंग्लियो के द्वारा जो एक्टिविटी होती है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियो क्या करता है। ये हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई करता है दो जगह, हेड एंड नेक में, हेड एंड नेक में, और जो आपकी अल्नर बॉर्डर है वहाँ। ठीक है, एक तो ये हेड एंड नेक और अल्नर बॉर्डर दोनों में क्या करता है, सिंपैथेटिक फाइबर, सिंपैथेटिक सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक सप्लाई किसके थ्रू करेगा, सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, तो सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू ये सप्लाई करता है हेड एंड नेक और अल्नर बॉर्डर में। ठीक है, अब मान लो अगर यहाँ पर इंजरी हो गई हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लियो के प्रॉक्सिमली, अगर यहाँ कोई इंजरी गई तो क्या होगा। सबसे पहले हेड एंड नेक में बात करें तो यहाँ क्या होगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस यानी सूखापन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ क्या हो सकती है, टॉसिस। ठीक है, अब टॉसिस क्या होता है, टॉसिस होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड मायोसिस, मायोसिस यानी एक्सेसिव कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। ठीक है, टॉसिस हो जाएगी यानी ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, एनहाइड्रोसिस हो जाएगा सूखापन, प्लस एक चीज़ और होगी एनेप्थेल्मोस, एनेप्थेल्मोस यानी पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल। ठीक है, जो आईबॉल है हमारी वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो हो गया एनहाइड्रोसिस, एक उसमें टॉसिस हो जाएगा यानी ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, एक मायोसिस, ठीक है, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, एक हो जाएगा एनेप्थेल्मस यानी पोस्टीरियरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर द सिम्टम ऑफ अ सिंड्रोम, और उस सिंड्रोम को अपन कहते हैं हॉर्नर्स, हॉर्नर्स डिजीज़ के दो। ठीक है, दीज आर द सिम्टम ऑफ हॉर्नर डिजीज़। ठीक है, यानी अगर कोई पेशेंट क्लम्पकेस पैल्सी का है तो उसे क्या हो सकता है, हॉर्नर डिजीज़, हॉर्नर डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अपन ने पढ़ा ना कि T1 इंजर्ड होता है, T1 की इंजरी से क्या हो रहा है, एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफिलेंजियल जॉइंट। तो इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इनटू क्लो हैंड, क्लो हैंड, क्लो हैंड आपको देखने को मिलता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द डिजॉर्डर कि पेशेंट को क्या है, क्लो हैंड होता है क्लम्पकेस पैल्सी के पेशेंट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर है। देन हॉर्नर डिजीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक गैंग्लियो हो गया तो हेड एंड नेक को जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है वो नहीं होगी, तो ये कंडीशंस, ये सिम्टम्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये किसके सिम्टम है, हॉर्नर डिजीज़ के। ठीक है, अब देखिए ये अल्नर बॉर्डर को भी सप्लाई करता है ना, तो अगर यहाँ इंजरी हो गई तो क्या होगा, स्वेटिंग रुक जाएगी, है ना, तो स्वेटिंग नहीं होगी। अगर स्वेटिंग नहीं होगी तो ड्राई हो जाएगी स्किन, ड्राइंग ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई, प्लस नेल्स क्या हो जाएंगे, क्रैक। ठीक है, क्रैक्ड नेल्स हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, स्वेटिंग नहीं होगी अल्नर बॉर्डर पे। ठीक है, तो ये आपके होगा अगर सिंपैथेटिक गैंग्लियो में अफेक्शन है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं C8, C8 क्या करता है, ये अपन ने T1 देख लिया ना, C8 भी तो लोअर ट्रंक में पार्टिसिपेट करता है। तो C8 के का क्या फंक्शन है, तो देखिए C8 के फंक्शन देख लीजिए। वही जो आपका अल्नर बॉर्डर है, तो उस अल्नर बॉर्डर में C8 क्या करता है, सेंसरी सप्लाई देता है। ठीक है, ये आपका अल्नर बॉर्डर में सेंसरी सप्लाई देता है। ठीक है, तो अगर आपका C8 में इंजरी हुई तो अल्नर बॉर्डर की क्यूटेनियस सप्लाई गई, क्यूटेनियस सप्लाई
विल अफेक्टेड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, जो वेसल्स हैं उसे इनर्वेट करता है ये। ठीक है, अगर इंजरी हो जाएगी C8 में तो क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी क्लम्प केस पैल्सी। ठीक है, अपन ने इस वीडियो में क्लम्प केस पैल्सी में जो जो इम्पोर्टेंट है इस एक चार्ट में अपन ने सब कुछ देख लिया। ठीक है, एक बार वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं। क्लम्प केस पैल्सी साइट ऑफ इंजरी क्या है हमारे पास, लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक क्या होता है, देखो ये रहा, C8 और T1 से मिलकर बनता है लोअर ट्रंक। T1 मेनली पार्टिसिपेट करता है, C8 पार्शियली। सिंपैथेटिक गैंग्लियो होता है, इससे प्रॉक्सिमली अगर इंजरी होगी तो सिंपैथेटिक गैंग्लियो अफेक्टेड होगा। ठीक है, T1 सप्लाई करता है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को, लंब्राइकल्स को, इंट्रोशाई को, जिनका नॉर्मल फंक्शन अपन ने लिखा फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एक्सटेंशन एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। बट अगर इंजुरी है तो एक्सटेंशन होगा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट में एंड फ्लेक्शन होगा इंटरफेलेंजियल जॉइंट में। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होगा, क्लो हैंड। देन C8 अल्नर बॉर्डर पे सप्लाई करता है, सेंसरी क्यूटेनियस इनर्वेशन देता है, प्लस वेसल्स को सप्लाई करता है। तो अगर इंजरी हो जाएगी तो वेजो डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंजरी है तो क्यूटेनियस सप्लाई भी चली जाएगी। प्लस सिंपैथेटिक गैंग्लियो की बात करें तो हेड एंड नेक में और अल्नर बॉर्डर में सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू सप्लाई करता है। तो हेड एंड नेक में क्या होगा, देखो एनहाइड्रोसिस, सूखापन, टोसिस हो जाएगा, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, मायोसिस यानी एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल, एंड एनेप्थेल्मस हो जाएगा यानी पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हॉर्नर डिजीज। तो उस पेशेंट को हॉर्नर डिजीज भी होगी। नाउ अल्नर बॉर्डर में सप्लाई कर रहा है तो स्वेटिंग नहीं होगी, ड्राइंग हो जाएगी स्किन और नेल्स क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके सिम्टम्स हैं क्लम्प केस पैरालिसिस में। आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो ये सब आपको लिखना है। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।